उनको नोच लिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मुंह रखने पे उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बापों ने हमें जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा करो। ये लोकतंत्र है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनको उनका राज होता है। लोग आपके पास हैं, लेकिन राज कैसे आएगा इसका तरीका आपको बता देता हूं। राज ऐसे आएगा, जिन्होंने पहले काम किया। हमारे लोगों को मैं सुनता हूं कहते पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तैयार नहीं है बहुजन भाईचारे के लिए। ये बात बार बार कही जाती है कि पिछड़े वर्ग के लोग तैयार नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सच क्या है। सच ये है, और आप इस बात को मेरी सुनोगे, कि पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ा के अपने पैरों पे खड़े करके किताबें लिख के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जो अगर शुरुआत किसी ने की, गुलाम भारत में अंग्रेजों के गुलाम जब हम थे, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने की, जो पिछड़े समाज से आते हैं। उन्हीं को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बाबा साहब 91 में पैदा हुए और ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए। उन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज को पैरों पे खड़ा होने के लिए दिल लगाया, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने नारे में कहा, शिक्षित बनो। भाई चारों लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, खोंची भर कर बिठा लो, बिठा लो। फिर छत्रपति साहू जी महाराज को याद करो, जिन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में योगदान किया, उनकी प्रेस के लिए पैसा दिया। वो हमारे पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता थे। राजा होते उन्होंने समाज से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आपके समाज के सच्चे नेता, इनका साथ दो। आप ये बताओ, वो भी पिछड़े समाज के थे। पेरियारी रामास्वामी नायकर, वो भी पिछड़े समाज के थे। नारायण गुरु, वो भी पिछड़े समाज के थे। सर छोटू राम, वो भी पिछड़े समाज के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वो भी पिछड़े समाज के थे। जननायक कपूरी ठाकुर, वो भी पिछड़े समाज के थे। महामना रामस्वरूप वर्मा, वो भी पिछड़े समाज के थे। और जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह रहे हों या कोतवाल धन सिंह गुर्जर रहे हों, शहीद उधम सिंह रहे हों, करतार सिंह सराभा रहे हों, वो भी इसी वंचित पिछड़े समाज के थे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बहुजन एकता बढ़े, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके बहुजन आंदोलन को समझाने का काम करो। जैसे पहले उन्होंने घर घर जाके आपको समझाने का काम किया, ऐसे आप भी जो है अब घर घर जाके उनको समझाने का काम करो। पहले लल्ले यादव भी पिछड़े समाज से थे। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। आप ये सोचते हो कि वो गलत है, नहीं, कुछ गलतियां हुई है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। वरना पिछड़ा समाज भी ब्राह्मणवाद मनुवाद का सबसे बड़ा जो है विरोधी बैठा है, और ये बात उन्होंने 19 के दशक में करके भी दिखाई है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना है तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो, दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में, तब उनको खुलना, ढाका से की खुलना सीट से जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया। संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पे अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं सीए एनपीआर एनआरसी के आंदोलन में मिल गया, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका पराया दुश्मन कौन है। अभी मंच पे तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था। हमारे आरजेडी के नेता बैठे थे। मैं उनसे कहता, अगर वो होते कि भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके राज में हमारे लोगों की खाल उतारी जा रही है, आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ, भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ SC/ST आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है,
उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था, लेकिन समय कमी तो चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सम्मानित साथी भाई आए थे, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूं। भाई बात बंद कर दूं, ये इसको देख मैं उनसे भी पूछता कि भाई मैं आपके सीनियर नेताओं का भी वो लड़ रहे हैं सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपके यहाँ इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश रायगर, जोधपुर की बिटिया, जेएनयू के स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है। आपके राज में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूंछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरूड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया फोड़। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका एमपी जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला, जो गिर नहीं सकता, आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं भाई। और पिछला जन्म भी, जीवन भी आपके लिए था एक एक कतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको बुलाया। दूसरा, सीबीआई जांच क्यों जरूरी है ये भी सुन लो। जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या करा, तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे नीचा दिखाने की, आदत है उनको, क्योंकि उन पे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा भाई, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उन पे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच चाहता हूं कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को क्यों प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थनाओं दुआओं से मैं आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ पे इकट्ठा तो होते, मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे, और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आप तक कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए, मुझे भी हिलने का मेरा मन नहीं करता। आप बताओ कैसे छोड़ दूं, आपके हाथ कैसे छोड़ूं, आप बताओ कैसे छोड़ूं आपके हाथ, जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास, उनका हाथ कैसे छोड़ दूं, उस समाज का हाथ कैसे छोड़ दूं, कैसे डर के घर में बैठ जाऊं, कैसे सीना तान के आपका खून होके बाहर ना आऊं। ये यहां मैदान में हूं, ये मैं समझना डर गया हूं। जिस दिन डर गया मैं समझना कि मर गया हूं। जब तक जिंदा हूं पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ूंगा। दिल्ली के भी बहुत साथी आए, मध्य प्रदेश के बहुत साथी आए, 22-23 स्टेट से साथी आए, थोड़े थोड़े अपना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। 2-2 हजार किलोमीटर से लोग आए, उड़ीसा से आए, झारखंड से आए, तेलंगाना से आए, कर्नाटक से आए, त्रिपुरा से आए, असम से आए, बंगाल से आए, बिहार से आए, राजस्थान से आए, कश्मीर से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए। यूपी वालों का तो खून तो भाई, खून तो सभी का हो, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूं, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ लें, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है
कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। ये उसका हिसाब नहीं करने के क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चियां याद हैं? देखो हमारे साथ तो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया। वीडियो भले ही वायरल ना होती हो, लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताओ? होना चाहिए। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। आखिरी मांग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ेंगे। जो ज्ञापन है उस पर गौर कर लो, मीडिया के साथी भी ज्ञापन चला देना भाई। भाई कान से सुन लो। बस चुप हो जाओ, ये गौर सुनो। जय भीम के नारे तो बहुत दिन तक लगा रहे, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी नहीं लड़ पा रहे लड़ाई जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूँ, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो। बैठो यार, क्या कर रहे हो तुम? बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक तुम्हें, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो? सुनो मेरी बात पे गौर करो, अब मत बोलो बस कोई भी। निवेदन करना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान अनुच्छेद 38 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC, ST समुदाय के लोग सामंतवादी और खंडित जातिवादी क्रूर मनुवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सिर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनिश्चित हत्याएं की जा रही हैं, जिसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुजर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पढ़ता हूं। पढ़ूं भाई जी? आप समर्थन भी करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे RSS और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पे लड़ते रहेंगे। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हायर जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों
कि जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं। यूपी एचडीएस में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ, आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं मानने जाएगा, 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में, आप इस बात को समझो। कितनी बड़ी साजिश है, पिछड़े वर्ग के भी 2-4 बने होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिनको आपने वोट से बनाया उनको इस दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज ही नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पहले वाली होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हों। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC/ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल SC/ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC/ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 रुपये मिलती है 50 लाख रुपए की जाए और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ सही बात। सहमत हो या नहीं सहमत हो? सहमत है। भाई मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, तो हम एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। SC/ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर SC/ST OBC वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों का उच्च पदों पर समुचित प्रतिनिधित्व हेतु प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्राविधान किया जाए तथा इन वर्गों का बैकलॉग कोटा पूर्ण करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला जाए। हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आए हैं, आप भले धीमे धीमे हमारे साथ खड़े हो रहे हो, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC को लागू करवा के देंगे इस देश में, याद रखिए। सन 1931 के बाद देश में आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं की गई, अतः जाति आधारित जनगणना की हम पुरजोर मांग करते हैं तथा जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत देश में वास्तविक लोकतंत्र कायम हो सके एवं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। आप चाहते हो जातिगत जनगणना हो? ठीक है। यह है कि सरकारी उपक्रमों तथा संस्थानों का निजीकरण संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा खिलाफ है, क्योंकि यह सरकारी नौकरी में आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। अतः निजीकरण पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आप इस पे सहमत हो? जब हमारी सरकार आओगी सारा जिनका निजीकरण हुआ उनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे, आप चिंता मत करो। केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह है कि सेना में अग्निवीर स्कीम को खत्म कर पुरानी भर्ती व्यवस्था लागू हो, क्योंकि आपने देश की सुरक्षा